बेहद रोमांचक एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम महज इतिहास के कुछ पन्नों को नहीं पलटने वाले हैं, बल्कि हम एक ऐसे महाकाव्य में गोता लगाने वाले हैं जिसकी गूंज सदियों बाद भी कम नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की। शौर्य, प्यार और बलिदान की एक ऐसी ओजस्वी गाथा जहां इतिहास और किंवदंती आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस महान रचना के पन्नों में आखिर क्या-क्या रहस्य छुपे हैं। जरा इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण। क्या लगता है आपको, कोई साधारण सी कविता की लाइन? बिल्कुल नहीं। अब जरा सोचिए, क्या एक अंधा, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, हारा हुआ राजा इन चंद शब्दों का इस्तेमाल करके कोई नामुमकिन सी लगने वाली हत्या कर सकता है? ये सवाल सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम तुकबंदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सचीत गणितीय सूत्र, एक ऐसा अचूक दिशा निर्देश था जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इस महाकाव्य की असल गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे, इसकी जड़ों तक जाना होगा। देखिए, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल से आता है। इस दौर को वीर गाथा काल भी कहते हैं, और नाम से ही साफ है, ये वो समय था जब हवाओं में ही युद्ध और वीरों की गाथाएं गूंजा करती थीं। अब यहाँ रासो का सीधा सा मतलब है एक गीतात्मक वीर गाथा। और इसे लिखा किसने? महान राजकवि चंद्र बरदाई ने, वो भी डिंगल भाषा में। डिंगल कोई आम भाषा नहीं है, ये इतनी ओजस्वी और ऊर्जा से भरी है कि इसे सुनते ही आपकी रगों में जोश दौड़ने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, नायक, नायिका और शत्रुता। देखिए, कोई भी महाकाव्य बिना दमदार किरदारों के तो बन नहीं सकता, है ना? तो हमारे हीरो हैं चौहान वंश के महान और आदर्श शासक पृथ्वीराज चौहान। उनकी राजधानी थी अजमेर और माता-पिता थे राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी। दूसरी तरफ है हमारी नायिका, कन्नौज के राजा जयचंद और रानी तिलका की बेटी राजकुमारी संयोगिता। इस पूरी गाथा की खूबी ये है कि इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस यानी रोमांच का बहुत ही जबरदस्त तड़का है। और इस पूरी कहानी में आग लगाने वाली जो मुख्य घटना थी वो था संयोगिता का उनके ही स्वयंवर से हरण। भरे दरबार से राजकुमारी को ले जाना। जाहिर है राजा जयचंद के लिए ये एक भयंकर अपमान था, और बस यहीं से एक बहुत ही कड़वी और जानलेवा दुश्मनी की शुरुआत हो गई। अब एक आदर्श राजा की असली परीक्षा कब होती है? जब वो सिर्फ घर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि बाहर के बड़े खतरों से भी लड़ता है। यहाँ एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान थे, जो एक परफेक्ट आदर्श हिंदू राजा के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा भारी खतरा कौन था? अफगान शासक मोहम्मद गौरी। स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक तरफ राजा जयचंद देश के अंदर ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे, और दूसरी तरफ गौरी, जो अपनी राजधानी गजनी से भारत पर लगातार एक के बाद एक कई हमले कर रहा था। ये वो पॉइंट है जहां कहानी में भयंकर तनाव पैदा हो जाता है। और यही तनाव हमें ले जाता है भाग 2 में, तरायन का ऐतिहासिक युद्ध। राजमहल की साजिशों से निकलकर सीधे खून से सने युद्ध के मैदान तक। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह तेजी से आगे बढ़ता है। पहला चरण, स्वयंवर वाले कांड ने राजाओं के बीच दुश्मनी की ऐसी आग लगाई कि देश की ताकत अंदर से ही कमजोर हो गई। फिर आता है दूसरा चरण, तराइन का पहला युद्ध। यहाँ पृथ्वीराज अपने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा देते हैं, एकदम धूल चटा देते हैं। लेकिन तीसरे चरण में नियति बाजी पलट देती है। गौरी फिर लौटता है और इस बार पृथ्वीराज हार जाते हैं। इसके बाद आता है सबसे करुण और अंधकारमय चौथा चरण। एक वक्त का अजय राजा, जो कभी एक आदर्श शासक था, अब उसे बेड़ियों में जकड़कर अफगानिस्तान के गजनी शहर ले जाया जाता है। ये वाकई एक दिल दहला देने वाला मोड़ है। अब आते हैं कहानी के तीसरे भाग पर, गजनी और वो अंतिम बाण। यहाँ कहानी में जो सस्पेंस और रोमांच आता है ना, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक बंदी राजा जिसकी आंखें फोड़ दी गई हों, वो महज आवाज सुनकर अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला कैसे ले सकता है? तो होता यह है कि पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र और राजकवि चंद्र बरदाई उनकी मदद के लिए गजनी पहुंचते हैं। वो गौरी के दरबार में एक बहुत ही चतुर योजना बनाते हैं। पहला कदम, चंद्र बरदाई कविता के रूप में एक संकेत देते हैं। वही पंक्तियां जो हमने शुरुआत में सुनी थी, 4 बांस 24 गज। ये कोई शायरी नहीं थी, ये गौरी के बैठने की एग्जैक्ट लोकेशन का, समझ लीजिए आज के जीपीएस की तरह, एक सटीक दिशा निर्देश था।
दूसरा कदम, पृथ्वीराज चौहान जो शब्दभेदी बाण यानी सिर्फ आवाज सुनकर तीर चलाने में माहिर थे, वो इस इशारे को समझ जाते हैं। और तीसरा कदम, उनका तीर सीधा मोहम्मद गौरी को जा लगता है। खेल खत्म। एक बंदी राजा का ये अंतिम प्रतिशोध सच में वीरता की सबसे बड़ी मिसाल है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स के बाद अब रुख करते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग का, रासों का साहित्यिक महत्व। देखिए, तलवारों और युद्धों की इस कहानी से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम अकादमिक नजरिए से देखें तो हमें समझ आता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक इतना बड़ा आधार स्तंभ क्यों है। ये वीर गाथा परंपरा का एक मास्टरपीस है। इसका प्रमुख स्वर है वीर रस, यानी शौर्य और युद्ध का सजीव वर्णन। लेकिन इसके साथ श्रृंगार रस यानी प्रेम प्रसंग का जो बैलेंस है, वो इसे एकदम परफेक्ट बनाता है। कवि चंबरदाई ने इसे दोहा चौपाई छंद में बुना है और शब्दों में वो रिदम और प्रवाह लाने के लिए अनुप्रास अलंकार की भरमार की है। ये सब चीजें मिलकर इसे एक ऐसा ओजस्वी और पावरफुल महाकाव्य बनाती हैं कि आज भी इसे पढ़ते वक्त एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या पृथ्वीराज रासो को हम सिर्फ इतिहास का एक रिकॉर्ड मान लें, या फिर इसकी असली महानता इस बात में है कि इसने एक आम हाड़मास के नश्वर राजा को अपनी जादुई कविता, उसके प्यार और उसके युद्धों के जरिए हमेशा हमेशा के लिए एक अमर किंवदंती बना दिया। इतिहास और साहित्य का यही वो जादुई संगम है जो इस महाकाव्य को इतना खास बनाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए।